लेकिन सवाल यह है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। क्या आप अपने अपने घरों में अपने परिवारों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए इस खून खराबे का सिर्फ लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं, या फिर आप भी चीन के खिलाफ इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहते हैं? आज इसी सवाल का जवाब तलाशने का दिन है। इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में मैं आपको कई वैलिड रीजन दूंगा कि क्यों हमें चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करना चाहिए। और हाँ, वीडियो को इन तक देखने वाले व्यूअर को एक वेपन दिया जाएगा जो उन्हें बायकॉट करने में हेल्प करेगा। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। Why should we boycott Chinese product? इसका पहला रीजन है, दरअसल यह चाइना का वह चुनाव है जिसमें वो दुनिया भर के डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर सस्ते दरों पर भारी भरकम लोन देता है, इतना कि उस देश को लोन चुकाने के लिए अपने आत्मसम्मान को भी गिरवी रखना पड़ जाए और चाइना उस देश के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट, पोर्ट आदि को अपने कब्जे में ले और उसका इस्तेमाल वो अपने मिलिट्री और ट्रेड के लिए करने लगे। अब ये सवाल उठता है कि ये शुरू कैसे हुआ। साल 2012 जब शी जिनपिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने और 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के तहत दुनिया भर के डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड देशों को भारी भरकम लोन देना शुरू किया। इनके इस स्ट्रेटजी को डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही होती है और वो चाइना से लिया लोन के इंटरेस्ट को नहीं दे पा रहा होता है, तब चाइना उस देश पर दबाव बनाता है कि वो उसके जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पूरा करे। चाइना किसी देश को कितने भारी भरकम ब्याज दरों पर लोन देता है, इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 2013-14 में टोंगा में डेब्ट क्राइसिस हुआ, तब पता चला कि एक्सएम बैंक ऑफ चाइना का दिया हुआ लोन उस देश के जीडीपी का 44% हो गया था। इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट ब्रह्मा चलाने कहते हैं, यह स्पष्ट रूप से चाइना के जियो स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा है। द रिकनेक्टिंग एशिया प्रोजेक्ट फॉर सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज स्टेट के डायरेक्टर जोनाथन हिलमैन का कहना है कि इफ इट कैन कैरी गुड्स इट कैन कैरी ट्रूप्स, जिसका मतलब ये है कि चाइना अगर किसी देश के पोर्ट को लीज पर लेता है सामान ढोने के लिए, तो वहां पर सेना को भी ला सकता है और उस पोर्ट का इस्तेमाल सैनिकों के लिए भी कर सकता है। चाइना लोन उस देश को देता है जिसका इस्तेमाल वो भविष्य में कर सकता हो, जैसे अफ्रीका। चाइना अफ्रीका में पैसे को पानी की तरफ बहाया जा रहा है क्योंकि उसकी नज़र वहाँ के मिनरल माइंस, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज पर है। 2016 में सिर्फ चाइना ने अफ्रीका में $30 बिलियन का लोन दिया है। वहीं 2013 में $18 बिलियन, 2014 में $15 बिलियन, 2015 में $13 बिलियन। अफ्रीका के टॉप 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने पूरे अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े हिस्से का लोन चाइना से लिया है। जैसे पहला अंगोला की, जिसकी 2019 की नॉमिनल जीडीपी मात्र $124.600 बिलियन की थी और उसने सिर्फ चाइना से $25 बिलियन का लोन लिया है। इथियोपिया, जिसकी 2019 की नॉमिनल जीडीपी मात्र $103.604 बिलियन थी और उसने सिर्फ चाइना से $13.5 बिलियन का लोन लिया है। जाम्बिया, जिसकी 2019 की नॉमिनल जीडीपी थी और उसने सिर्फ चाइना से $7.4 बिलियन का लोन लिया है। अब सामान्य समझ की बात यह है कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा लोन के पैसों पर चलेगा तो वह अर्थव्यवस्था उस लोन को कैसे चुका पाएगा। ठीक यहीं से चाइना के प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा शुरू होता है। जब वो लोन दिया देशों को, तो देश उन पैसों का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए किए होंगे। जब लोन के एग्रीमेंट का टाइम खत्म हो जाएगा, तब चाइना उन देशों पर फिर से दबाव बनाएगा कि वो देश चाइना को उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डिलीवर का उपयोग अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए करने दे, क्योंकि वो देश इतने सक्षम नहीं होंगे कि वो चाइना के लोन को चुका पाए। और इसी प्लान को पूरा करने के लिए चाइना ने 2014 में अफ्रीकन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट फंड AHRDF के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें वो
अफ्रीकन नागरिकों को प्रोफेशनल फील्ड के लिए तैयार करेंगे और इसी के तहत चाइना अफ्रीकन एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के नाम पर बदलाव करेगा ताकि उस एजुकेशन सिस्टम से निकलने वाले स्टूडेंट चाइनीज गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बने और चाइना के बिजनेस को फायदा पहुंचाए, जिससे चाइना का कंट्रोल उन देशों के राजनीति पर भी होगा। इसी को शायद हेजीमनी और नियो कोलोनियलिज्म भी कहते हैं। चाइना अपने इन्वेस्टमेंट का 4/5 डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। क्या चाइना के इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन सही ही रहता है? नहीं। अफ्रीकन कंट्री केन्या है, जिसको चाइना ने अपने डेट ट्रैप यानी कर्ज जाल में इस तरह से फंसाया है कि 2020 के एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक एक रेलवे प्रोजेक्ट की वजह से केन्या 6.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर चाइना के कर्ज में है, जो उस देश के अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी रकम है। और इसके वजह से चाइना केन्या गवर्नमेंट पर दबाव बना रहा है कि वो पोर्ट ऑफ मोम्बासा को चाइना को दे दे। और ऐसा ही कुछ चाइना जाम्बिया के साथ भी कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जाम्बिया का एक्सटर्नल डेब्ट उसके जीडीपी का 35% या उससे ज़्यादा है। वहीं रिपोर्ट में बताया गया है कि जाम्बिया के एक्सटर्नल डेब्ट का 65.8% चाइना से लिया गया है। चाइना ने अपने नागफास रूपी इकोनॉमी से जाम्बिया के आत्मसम्मान को इस रसातल में पहुंचा दिया है कि वहां की सरकार अपना सब कुछ चाइना के अधीन करने को मजबूर है। सितंबर 2018 की एक अफ्रीकन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना जाम्बिया की सरकारी बिजली कंपनी जेस्को के टेक ओवर करने को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है, जबकि वहां की सरकारी टीवी और रेडियो न्यूज़ चैनल ZNBC पहले से ही चाइना के अधीन है। लुजाका एयरपोर्ट को भी चाइना अपने कब्जे में करना चाहता है, शायद वो कुछ दिन में कर भी लेगा। डिजिबूटी का भी यही हाल है। चाइना ने अपने डेट ट्रैप में कांगो को इस तरह से फंसाया है कि एक अनुमान के मुताबिक चाइना का कांगो के ऊपर 7.1 बिलियन $US का कर्ज है, जबकि कांगो गवर्नमेंट को एग्जैक्ट नंबर पता ही नहीं है। अगर हम अब भी यही सोच रहे हैं कि ये चाइना प्रॉब्लम तो सिर्फ अफ्रीका में क्रिएट कर रहा है, तो हम गधे। क्योंकि एशिया में भी चाइना इसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी खतरे की बात है। चाइना अपने पैसों को अपने ही जेब में डाल रहा है और वो उसी पैसों को दूसरे देश से इंटरेस्ट के साथ लेता है। जैसे श्रीलंका में चाइना की बैंक एक्सिम बैंक ऑफ चाइना ने श्रीलंका गवर्नमेंट को लोन मंगमपुरा महिंदा राजपक्ष पोर्ट और मछाला राजपक्ष इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए दिया। और मंगमपुरा पोर्ट प्रोजेक्ट को किसने किया? चाइना की सरकारी कंपनी चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और सिनो हाइड्रो कॉर्पोरेशन ने किया, जिसका खर्च 361 मिलियन अमेरिकन डॉलर पड़ा। और इसके खर्च के 85% को चाइना की सरकारी बैंक ने 6.3% सालाना ब्याज पर फंड किया, जिसको भरना श्रीलंका गवर्नमेंट के लिए असंभव था। तब चाइना ने श्रीलंका को मजबूर किया कि वो पोर्ट को चाइना को दे दें। फिर 2017 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चाइना की सरकारी कंपनी चाइना मर्चेंट्स पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को पोर्ट 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया, जो भारत, जापान, US जैसे देश के लिए खतरे की बात है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इंडोनेशिया में भी चाइना अपने प्लान को इसी तरह से एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ है, और मलेशिया में भी। जब मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक थे, तब चाइना ने मलेशिया में $22 बिलियन का प्रोजेक्ट लगाया। 2014 में प्रधानमंत्री जब चाइना गए तो उन्होंने 2017 तक $160 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड का एम रखा, और 2018 में जब वहां के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद बने तो उन्हें पता चला कि पिछली सरकार का गलती कर बैठा है तो इन्होंने गलती को सुधारते हुए $2.795 बिलियन के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करते हुए कहा कि मलेशिया इस लागत को भरने में सक्षम नहीं होगा।
चीन को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसकी वन चाइना पॉलिसी को खारिज कर दिया जाए, इसे फ्लॉप किया जाए और जो इलाके चीन से अलग होना चाहते हैं उन्हें कूटनीतिक समर्थन देकर चीन को मुश्किल में डाला जाए और चीन को दुनिया में अलग थलग कर दिया जाए। क्योंकि अगर दुनिया के देश ऐसा नहीं करेंगे तो चीन अमेरिका की गर्दन तक भी पहुंच जाएगा एक दिन, और वो किसी देश को हथियारों तो किसी देश को पैसों के दम पर, और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो अपने इस वुहान वायरस के दम पर झुकाने की कोशिश करेगा। भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।